तो जैसा कि आपको पता है, परसों अर्थात 28 तारीख को आपका एलटी कमीशन होने वाला है। तो इसी के मद्देनज़र मैं आपके लिए इस वीडियो को लाया हूँ। जो ये वीडियो है ना सिर्फ एलटी कमीशन के लिए महत्वपूर्ण होगी, अपितु ये पीजीटी हिंदी, नेट सेट, जेआरएफ इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशली ये ध्यान रखकर मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि जो एलटी कमीशन का 28 तारीख को पेपर है, आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, ठीक है ना। तो कल भी मैं आपके लिए 2 वीडियो लाऊंगा, जैसे आज मैंने 2 वीडियो लाई थी। कल एक तो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मिक्सचर होगा, और दूसरा वीडियो आप बताना कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि दूसरा वीडियो लाया जाए। तो ठीक है ना, अवश्य बताना, आप लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची ए दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। सूची ए है ना, इसमें रचना दी गई है और सूची 2 में रचनाकार का नाम दिया गया है। तो हमें इसका मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो काव्यालंकार है ये हो जाएगा आपका भामा की रचना। फिर नाट्यशास्त्र है, ये आपके भरतमुनि की रचना हो जाएगी। और जो काव्यदर्श है ये दंडी की रचना हो जाएगी, और काव्य प्रकाश मम्मट की रचना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो कूट 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कालक्रम के अनुसार इन रचनाओं को व्यवस्थित करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 का 1, अर्थात सबसे पहले आएगा नाट्यशास्त्र, उसके पश्चात काव्यदर्श, फिर काव्य प्रकाश, और सबसे अंत में रसगंगाधर नामक रचना आ जाएगी। तो 2 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पंक्ति 1 को पंक्ति 2 के साथ सुमेलित करना है, अर्थात सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो चलिए करते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी पंक्ति है? तो ये हो जाएगी विश्वनाथ की पंक्ति। फिर है शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी भामा की। फिर है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये हो जाएगी आपकी जगन्नाथ की पंक्ति। फिर है तद्दोषो शब्दार्थो सगुण बनलंकृति पुनः क्यापी, तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी आचार्य मम्मट की पंक्ति। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर जो कूट 3 है बिल्कुल सही हो जाता है, कूट सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है? तो जो विश्वनाथ जी का समय माना जाता है तो ये हो जाएगा 14वीं शती। चौथे का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे है, आचार्य मम्मट को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जो आचार्य मम्मट थे ये रसवादी कवि माने जाते हैं, या ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं। 5वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनलंकृति पुनः क्यापी को किसने काव्य लक्षण में स्थान दिया है? तो ये दिया था मम्मट के द्वारा। 6 का यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, आचार्य दंडी किस काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं? तो बताना है कि आचार्य दंडी थे, इसे ये किसको काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं? तो ये मानते हैं आपके अलंकार को। 7वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, अनलंकृति पुनः क्यापी का विरोध किस आचार्य ने किया था? तो ये किया था जयदेव के द्वारा। तो यहाँ पर 8वें का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, इसमें पूछा गया है विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो आचार्य विश्वनाथ थे इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा साहित्य दर्पण। 9वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, इसमें पूछा गया है अदोषो पद किस आचार्य ने अपने काव्य परिभाषा में रखा है? तो ये रखा था मम्मट के द्वारा। 10वें का यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा पद मम्मट के काव्य लक्षण में है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। इनमें से ये सभी जो काव्य लक्षण होंगे मम्मट के काव्य में संग्रहित होंगे, या पद मम्मट के काव्य में संग्रहित हैं ये। अगला प्रश्न 12, इसमें पूछा गया है इन आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का ए। 12वें का ए सही विकल्प हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे दंडी, फिर मम्मट, फिर विश्वनाथ, फिर पंडितराज जगन्नाथ। ठीक है ना, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13, इसमें पूछा गया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो ये हो जाएगा पंडितराज जगन्नाथ का। तो यहाँ पर 13 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, वाक्यम रसात्मकम काव्यम में काव्य का प्रमुख लक्षण माना गया है। तो इसमें माना गया है जो काव्य का प्रमुख लक्षण रस को। ठीक है ना, 14 का सही विकल्प ए हो जाएगा। रस को इस काव्य पंक्ति में प्रमुख लक्षण माना गया है।
अगला प्रश्न है 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का प्रमुख तत्व माना है, तो बताना है किसे माना है। तो ये माना था आपके रस को ही। 15 का सही विकल्प बी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा कौन मानता है, तो ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। 16 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, भूषण बिनु न बिराजे कविता बनीता निमित, तो ये बताना है किस आचार्य की पंक्ति होगी। तो ये हो जाएगी केशवदास की पंक्ति। 17 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा गया है केशव इनमें से किस वर्ग के कवि हैं, तो जो केशवदास होंगे तो ये हो जाएंगे अलंकारवादी कवि। 18 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। तो दोस्तों कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो अलंकारों के बिना सरस्वती को विधवा के समान किसने माना है। क्या है पंक्ति, अलंकार के बिना सरस्वती को विधवा के समान किसने माना था, तो ये माना था आपके आचार्य वेद व्यास के द्वारा। ठीक है ना। अग्निपुराण नामक ग्रंथ है, इसमें ये पंक्ति इन्होंने कही थी। याद रखिएगा ये टेट में पूछी गई थी, तो इसलिए आपको याद रखना है, LTET में से पूछा गया था। अगला प्रश्न है 19, इसमें सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। रीति संप्रदाय किसका है, वामन का। रस संप्रदाय भरतमुनि का। अलंकार संप्रदाय भामह का। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का। तो कोट एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले साहित्य लहरी, फिर कविप्रिय, फिर भाव विलास और सबसे अंत में रसिकानंद। 20 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, इसमें पूछा गया है विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है, वामन का कथन हो जाएगा। 21 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। 22 का सही। अगला प्रश्न है यहाँ पर सौंदर्य अलंकार, ये उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति हो जाएगी वामन की। 23 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलंकार को काव्य पुरुष के आभूषण किस आचार्य ने माना है, तो ये माना है विश्वनाथ ने। 24 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे है शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति को अलंकार अन्या बिना, ये कथन किसका होगा, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा भामह का कथन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 26, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा कुंतक का। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे है इनमें से धनंजय के ग्रंथ का नाम बताइए, तो जो धनंजय का ग्रंथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए दशरूपक। अगला प्रश्न है 28, ध्वनि संस्थापन परमाचार्य कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मम्मट को। 28 का सही विकल्प सिद्धम काव्यस्य जीवितम, ये कथन किसका होगा, तो ये कथन हो जाएगा आपके क्षेमेंद्र का। 29 का सही विकल्प बी विवाह अनुभाव व्यवचारी संयोगादर रस निष्पत्ति, ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा आपके भरतमुनि का। 23 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है इनमें से रस का अवयव कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा स्वभाव। बाकी स्थायी भाव, विभाव और संचारी ये तीनों ही रस के अवयव हो जाएंगे। तो ऊपर जी देखो ये सूत्र लिखा है, इसको याद कर लेना। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर रस निष्पत्ति, ये भरतमुनि का रस सूत्र है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32, इसमें सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। तो बताना है कि जो आरोपवाद है ये किसका है, तो आरोपवाद रहा है आपका भट्ट लोलट का। ठीक है। फिर अनुमितिवाद ये किसका होगा, तो ये हो जाएगा आचार्य शंकु का। मुक्तिवाद किसका है, तो ये हो जाएगा भट्टनायक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है, अभिनव गुप्त का। ठीक है। तो यहाँ पर कूट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है, तो बताना है क्या नहीं आता है, तो ये होगा हर्ष। बाकी कंप, स्वेद, रोमांच ये तीनों ही सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो जो संचारी भाव हैं इनकी संख्या मानी गई है 33। 34 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35,
आलंबन की चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं उद्दीपन के अंतर्गत। 35 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर रस और स्थायी भाव का मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जो अद्भुत का बताना है स्थायी भाव क्या होगा, तो ये हो जाएगा विस्मय। फिर है भयानक का स्थायी भाव, तो ये हो जाएगा आपका भय। और रौद्र का बताना है, रौद्र का क्या होगा, क्रोध। और करुण का क्या होगा, शोक। फिर से बता देता हूँ, अद्भुत का होगा विस्मय, भयानक का हो जाएगा भय, और जो रौद्र होगा इसका हो जाएगा क्रोध, और जो करुण का शोक। यहाँ पर कूट सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, इसमें पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा तो वो हो जाएगा आपका रति। 37 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस का मूल आधार क्या है। तो जो रस का मूल आधार माना जाता है ये माना जाएगा स्थायी भाव को। 38 का सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है 39, इसमें पूछा गया है किसका स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। तो यहाँ पर जो 39 का सही विकल्प ये हो जाएगा सामाजिक का। 39 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करने वाला। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है भावकत्वम साधारणीकरणम, तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके भट्टनायक की पंक्ति, ठीक है ना। आगे है परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति। फिर है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, तो ये कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। फिर है साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, तो ये कथन किसका हो जाएगा, ये डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। यहाँ पर जो कूट एक है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, इसमें पूछा गया है साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमिति भूमिका का सहारा किसने लिया था। तो जो साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती भूमिका सहारा लिया था तो ये लिया गया था श्याम सुंदर दास के द्वारा। 41 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल की नहीं होगी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा रस सिद्धांत। बाकी चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी ये तीनों ही रचनाएं शुक्ल जी की होंगी, पर रस सिद्धांत ये आचार्य शुक्ल की रचना नहीं होगी। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत के रचयिता का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। 43 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, किसका कथन है दोस्तों, तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 44 का सही विकल्प बी हो जाएगा। आगे है इनमें से शौष्टवादी आलोचक हैं। तो जो शौष्टवादी आलोचक कहे जाते हैं तो ये कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को। 45 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तो जो प्रगतिवादी समीक्षक के तौर पे जाने जाते हैं ये हो जाएंगे आपके ये सभी रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है 47, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रक्षते, तो ये बताना है किसका कथन होगा, तो ये हो जाएगा दंडी का कथन। 47 का ए सही विकल्प हो जाएगा। आगे है भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है, ये कथन किसका होगा, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। ये इसमें पूछा गया है अलंकार के विषय में कौन सा कथन असत्य होगा, तो ये होगा विकल्प ए, अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है। अगला प्रश्न है 52, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, ये कथन किसका होगा, तो ये कथन हो जाएगा पंत जी का। 52 का सही विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य और निष्पत्ति के अर्थ में मिलान करने वाला। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो भट्टलोलट हैं इनका कहाँ पर मिलान होगा, तो ये हो जाएगा उत्पत्तिवाद से, ठीक है। इसके पश्चात है आचार्य शंकुक, इनका अनुमितिवाद से मिलान हो जाएगा। फिर है भट्टनायक, इनका भुक्ति से मिलान हो जाएगा। फिर है आचार्य अभिनव गुप्त, इनका अभिव्यक्तिवाद से मिलान हो जाएगा, ठीक है।